नेचुरल फार्मिंग से संबंधित ये मॉडल हमारे सामने है। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंजपुरा के विद्यार्थियों का ये नेचुरल फार्मिंग, पशुओं का, मछली पालन का क्या योगदान है और किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स और बकरी पालन, हाउस फार्मिंग आदि इसमें दिखाए गए हैं। और अब हम पहुंचे हैं, ये कौन से स्कूल का है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी मानसिंह स्कूल का ये प्रोजेक्ट है नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। बोटल फार्मिंग क्या चीज है? इस पे अपना परिचय देकर के। माय नेम इज नमन। मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि जी बारिश आएगी, वो पानी इस बोतल में इकट्ठा होएगा, जिसको किसान फार्मिंग के लिए यूज कर सके इस पानी को। और जी जैसे ये बारिश आएगी में पानी इकट्ठा होएगा, तो इसमें से हम जी वाटर पंप के द्वारा अपने खेतों में पानी ले जा सका जी। और जी ये सोलर पैनल है जी, जो धूप पड़े जी उससे बिजली बना जी सोलर पैनल थे, उसमें हम यूज कर सका जी। और जो ये गाय है इसके खाद जो गोबर उसके खाद बनाकर जी उस खाद में हम अपने खेतों में यूज कर सका। बहुत बढ़िया। ये स्कूल है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोरा, और ये जलमाना स्कूल का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें किस तरह से नेचुरल फार्मिंग को दिखाया गया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे विद्यार्थी से। विद्यार्थी एक बार अपना परिचय दे करके आप बताएं कि आपने क्या किया है। मेरा नाम मनिंदर है, मैं 8th क्लास का विद्यार्थी हूँ। हमने ये मॉडल किसानों के लिए तैयार किया। जैसे उनके खेतों में पानी भर जाता है और उनको पता नहीं लगता उनके खेत में पानी भर गया है, और ये एक अलार्म उनके घर पे बजेगा जैसे उनके खेतों में पानी भर गया, और ट्यूबवेल मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये वर्किंग मॉडल है, आपको मैं वर्क करके दिखाता हूँ। एक बार दिखाओ कैसे चलता है। सर ये पानी आया, ठीक है। जैसे पानी खेत में भर जाएगा जी। तो ये दोनों आपस में तार टच होएगी तो ये पानी बंद हो जाएगा। ओके ओके। तो ये प्रोपेलर लगाया हमने एक, जैसे विंड व्हील होता है, इससे बिजली बनेगी। ये इस घर में लाइट भी जल सकती है बिजली से, तो ये लगाया हमने। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये चोरा स्कूल का इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल। बहुत सारी बायोगैस प्लांट भी है इसमें, पोल्ट्री हाउस है, फिश कल्टीवेशन है, इंटरक्रॉपिंग है और कैटल फार्मिंग है। और आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम युवराज है। युवराज ने अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन में ये परियोजना तैयार की है। ये है राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरोंडा का प्रोजेक्ट नेचुरल फार्मिंग। वंश सिंगला। यस सर। वंश बताइए क्या है? सर ये ना फिश टैंक है, इसमें जो फिश का एक्सक्रीटा होता है वो इस ट्रे में जाता है जिसमें लिक्विड न्यूट्रिएंट्स है, और ये सारा पानी और फिश का एक्सक्रीटा प्लांट्स में जाता है जो प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करता है। सर ये सॉइललेस फार्मिंग होती है, और ज्यादा फर्टिलाइजिटी के लिए हमने इसमें लकड़ी का बुरादा डाला है जिससे प्लांट्स को एक बेस मिले और ये जल्दी ग्रो हो। ये सर ये मूंग के प्लांट है और ये गेहूं है जो हमने इसमें ग्रो किया। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय घोलपुरा है, नीलोखेड़ी खंड का स्कूल, और अध्यापक के मार्गदर्शन में ये जो हमारी पुरानी खेती थी जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। किस तरह से बीजारोपण, आच्छादन और ये आगे और हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनमें किस तरह से खेती के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं और हमारी क्या संस्कृति रही है उसके बारे में यहाँ हमारे विद्यार्थी अलख जगा रहे हैं। घोलपुरा के विद्यार्थियों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने क्या कुछ
किया है, इसमें क्या सोचते हैं, क्या हमारा खेती का पुरातन दर्शन रहा है जिस पे खेती निर्भर करा करती थी और पूरा जीवन चक्र चलता था और सुरक्षित वातावरण हमें मिलता था और जिसमें हमारा सर्वांगीण विकास भी होता था। तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विद्यार्थियों से। विद्यार्थी बड़े उत्साही हैं। तो बताइए, अपना परिचय पहले दीजिए और टीचर का भी परिचय दीजिए और फिर बताइए कि क्या है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम समर है। मैंने इसमें बता रखा कि नेचुरल फार्मिंग क्या है। नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती। इसमें हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक से हम बीमारी होती है, तो रासायनिक खाद से बीमारी होती है, जैसे कि हृदय रोग, नस से संबंधित रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बीपी बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्राकृतिक खाद करेंगे तो इससे खेत में पैदावार भी अच्छी होगी और इससे हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी। आप बेटा पीछे का प्रोजेक्ट समझाओ एक बार सारा। समर किधर आ? आप समर समझाओ करो जोर से, ऊंची आवाज में। सर, हम गोबर की खाद लाए थे हमारे गांव से। माइक है ये। फिर हमने अपने स्टेज पे एक अच्छी तरह से मछली, फिर हम ये हमारे स्कूल के जो पीछे मैदान है वहाँ पर हाकी के पत्ते लगे, हम ये वहाँ से तोड़ के लाए। फिर हमने ये हाकी के पत्ते बहुत अच्छी तरह से धोए। फिर हमने बीजामृत की तैयारी की और फिर हमने देसी नस्ल की राजधानी गाय का उपयोग किया जिसका नाम थार पारकर था। और हमने ये पत्ते बहुत ही अच्छी तरीके से धोए और हमने ये धूप में भी धरे थे और हमने इनमें आच्छादन विधि भी उपयोग की हुई है। आच्छादन विधि क्या है बेटा? सर, खेत की नमी को सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर किसी अन्य फसल या पराली को ढककर उसकी नमी और गर्मी को बरकरार रखा जाता है। हाँ। हाँ। और फिर हम ये पहले भी यहाँ पर आए थे और ये हमारी लहराती खेती थी। और ये बीजामृत बनाने की विधि है। इसमें भारतीय नस्ल की गायें, 2500 परिवार, गौशाला का फर्श तथा गौमूत्र आदि है। फिर हम बीज संस्कार के लिए बीजामृत हेतु सामग्री: पानी 20 मिलीलीटर, देसी गाय का गोबर 5 मिलीलीटर और गोबर 5 ग्राम में एक छोटा चम्मच, भुजा हुआ चूना 1 ग्राम और पेड़ के तने के पास की मिट्टी भी 1 ग्राम। इन चीजों का परिचय दो सारों का। ये क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? सर, ये बीजामृत है। इसमें किसी भी नस्ल की गाय का गोबर, गौमूत्र तथा भुजा हुआ चूना यूज हो और मिट्टी। और ये सर, ये जीवामृत है। किसी भी नस्ल की गाय का गोबर, गौमूत्र और गुड़ और दाल का पिसा हुआ आटा और अदूषित संजीव मिट्टी होती है। और ये सर, इसमें सामग्री है। इसमें क्या क्या यूज हुआ: देसी गाय का मूत्र, गोबर और दाल का पिसा हुआ आटा और अदूषित मिट्टी। और ये दाल का पिसा हुआ आटा है सर, और ये गुड़ है। और सर, हमारी लहराती फसलें हैं। सबसे पहले क्या हुआ? एक बार सर आप थोड़ा सा सर अपना परिचय दें। मैं अमन शर्मा, मौलिक मुख्याध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय घोलपुरा, नीलोखड़ी खंड में हमारा ये विद्यालय है। और ये जो बच्चे हैं गौरव और समर, इसी तरीके से विद्यालय के सभी बच्चों को सम्मिलित करके सारी चीजें हम करवाते हैं ताकि वो सीख सके। अब इसमें सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार करवाई। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें हमने सम्मिलित किया देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, थोड़ा सा चूना और इसके साथ साथ हमने इसमें सम्मिलित किया है देसी गाय के गोबर के साथ दाल का आटा। इन सबको मिक्स करने के बाद जीवामृत एक तरीके से तैयार हो गया, जिससे इसके अंदर अंकुरण में सहायता मिलेगी क्योंकि उससे केंचुए पैदा होंगे और साथ में ऐसे मित्र कीट जो मिट्टी में ही बहुत भरपूर मात्रा में पैदा हो जाएंगे स्वतः ही। तो अपने आप खाद प्रोड्यूस होती रहेगी, निकलती रहेगी। उसके बाद जो बीजामृत है, जिसमें हमने केवल 4 चीजों का मिश्रण किया: चुटकी भर चूना है, प्राकृतिक है, चुटकी भर मिट्टी है, बाकी गौमूत्र है किसी भी गाय का, भारतीय नस्ल की गाय कोई भी हो, और गोबर है। इन सबको मिक्स करके फिर उसको हमने मिक्स किया है बीज में डाल करके हमने उसको क्या किया था बेटा? अच्छी तरीके से मैश किया था, मिला दिया था। और मैश करने के बाद उसको फिर हमने मिट्टी में
बीजारोपण उसका किया है। उसके बाद बच्चों ने बीजारोपण स्वयं करने के बाद इसका आच्छादन किया है। आच्छादन एक हमारी पुरातन विधि है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हमारे फसल अवशेष हैं, किसान इनका भरपूर इस्तेमाल करके आच्छादन कर सकता है, बाद में यही खाद बन जाएगी। आच्छादन के पश्चात इनका अंकुरण आप देख सकते हैं कितना नेचुरल और कितना बढ़िया तरीके से इनका अंकुरण हो रहा है, और अंकुरण के बाद कितनी संघनित खेती हमें प्राप्त हो रही है, और इससे ही हम सारी सब्जियां, सभी तरह की फसलें उगा सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, अभी ये बात चल रही थी, किसी ने बच्चों से प्रश्न पूछा, भाई इतनी भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो इतनी मात्रा में तो खाद मिलेगी नहीं। हाँ, ये बड़े सोचने का विषय है। हमें इसके लिए किसानों को, सभी को जो आज पशुओं की नस्लों से दूर हो गए हैं, सभी को भारतीय नस्लों की गायें दोबारा पालनी पड़ेगी। गौ माता का संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा, और सबसे बड़ी बात है हमें नेचुरल दूध मिलेगा, और साथ ही उस गौ माता का गोमूत्र और गोबर जो अमृत है वो हम खेत में डाल करके इस समस्या से आगे बढ़ सकते हैं, हमारी फसलें बढ़ेंगी। तो इस तरीके से ऐसा प्रयास है बच्चों का, और ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों ने वो तैयार कर रखा है इन्होंने। हाँ बेटा, ये किस उस पर तैयार किया था आपने प्रोजेक्ट? सर ये प्रोजेक्ट हमने नेचुरल फार्मिंग, इससे सर हमने इसमें सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, सर हमने ये कहा, इसमें राष्ट्रपति ने सुभाष पालेकर को पद्म श्री मिला। सर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें संसार को जागरूक करना चाहिए कि प्राकृतिक खेती करें, बड़े और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें। अच्छा सर। पुनर्जन्म, पानी और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता को बनाने के लिए, मानव के भोजन के उत्पादन के चक्कर में रसायन इतने प्रवेश कर चुके हैं कि शुद्ध भोजन मिलना दुष्कर हो गया। आने वाली पीढ़ियों पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जैसे हृदय रोग, नसा संबंधित रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि कैंसर, बीपी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान है प्राकृतिक खेती, जो हम प्राचीन भारत में करते आ रहे हैं। इसका उत्तम उदाहरण कोरिया है। कोरिया में प्राकृतिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, रासायनिक खेती में रासायनिक खाद का, तो सूक्ष्म जीव खेती में सूक्ष्म जीवों की उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चिड़ाव की का प्रोजेक्ट है। नीम ऑयल, पेस्टिसाइड, नेचुरल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स आदि ये पूरा दृश्य दिखाया गया है। तो ये था हमारा नेचुरल फार्मिंग का हिस्सा। ये एरिया है डिजास्टर मैनेजमेंट के मॉडल से संबंधित, और हमारे यहाँ राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बयाना की छात्रा हैं देवांशी। इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है कि किस तरह से डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो एक बार देवांशी आप बताएं कि क्या कुछ है आपके मॉडल में? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल आवारा पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो किसानों की फसलों को खराब कर देते हैं। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है और किसानों को भी नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जान जा सकती है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज न करके प्रेशर सेंसर्स का यूज किया है। ये प्रेशर सेंसर्स जब भी इस पे कोई प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर की वजह से ये अलार्म करेंगे। अलार्म करने की वजह से मतलब जो जानवर होंगे वो वहां से चले जाएंगे। पर कई लोगों का ये मेन क्वेश्चन होता है कि अगर वो जानवर मतलब साइड में जाने की बजाय सीधा खेत में आ गए तो हम क्या करें। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि वायर्स का यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रेशर सेंसर से कनेक्ट करें। प्रेशर सेंसर से कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो वायर्स होंगी अगर उन्हें कोई टच करेगा तो वो अलार्म करेंगी। इससे जो जानवर होंगे वो खेत के अंदर भी एंटर नहीं करेंगे, वो वहां से साइड चले जाएंगे। इससे ना उनकी जान को खतरा होगा, ना किसान को खतरा होगा, ना करंट लगने का खतरा होगा, और इससे दोनों की जान भी बच जाएगी। बहुत बढ़िया देवांशी। और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बयाना से ही हमारे साथ अखिल जुड़े हैं।
और बताएंगे कि क्या कुछ है इनके। सर जैसे कि जापान जैसे देशों के अंदर है ना बहुत सारे भूकंप आते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। उनके लिए हमने स्ट्रक्चर तैयार किया जिसका नाम है बिल्डिंग सेफ्टी डिवाइस। जो स्प्रिंग होते हैं वो है ना 80 और 70% इतने परसेंट को वो झेल सकते हैं वाइब्रेशन को। तो इसके लिए हमने इनका यूज किया। हमने 4 स्प्रिंग लगाए हैं, हम इसके बजाय ज्यादा भी लगा सकते हैं। इनकी मदद से क्या होगा, जो बिल्डिंग है वो गिरने से बच जाएगी हिलने की वजह से। अगर थोड़ा भूकंप आएगा उसकी वजह से मतलब सर जो अंदर जो बंदे बैठे हैं या मतलब जो इंसान है उनको है ना अंदर दिक्कत हो सकती है हिलने की वजह से। तो हमने यहाँ पर ये लगाया है जिसकी मदद से ये सेफ्टी डिवाइस है, जैसे भी ये लेगा तो ये बच जाएगा और जो अंदर वाले बंदे हैं वो सतर्क हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे बाहर। उसके बाद हम इनकी वजह से है ना पूरी बिल्डिंग को कवर नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर सीमेंट डलेगा या कुछ भी डलेगा वो एक समय के बाद हार्ड हो जाएगा। जब भी भूकंप आएगा तो वो टूट जाएगा और ये स्प्रिंग उनका मदद करेंगे और ये बिल्डिंग गिरने से बच जाएगी, जिससे नुकसान भी कम होगा और किसी का हादसा भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये परियोजना है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल की फॉरेस्ट फायर लाइटर और विकास ने ये तैयार किया है। ये अपने मॉडल के साथ में है, तो विकास बताइए क्या। गुड आफ्टरनून सर। तो जैसे कि ये है फॉरेस्ट फायर फाइटर के ऊपर एक थीम के ऊपर मॉडल है। आप जैसे हम लोग देख सकते हैं मई जून के मंथ में फॉरेस्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में आग लग जाती है, तो उस वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट जीव जंतु हमारे बहुत सारी प्रजातियां जो जीव जंतु की नष्ट हो जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड एक फायर सिस्टम अलार्म है। फॉरेस्ट में हम लोग एक अलार्म सेट करेंगे जिससे कि अलार्म जैसे ही आग लगी वो अलार्म उसको डिटेक्ट करके जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं उनके पास अलार्म बज जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा कि फायर जंगल में आग लगी अब हमें जाना है। तो जो जाएंगे इतना जो पहुंचेंगे वो लोग तो बहुत सारी जो है आग फैल सकती है। तो नियरेस्ट रिवर होगी तो उससे थोड़े बहुत पानी का शावर करके हम उस आग पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि फायर फाइटर को आग बुझाने में भी हेल्प मिलेगी। और अगर फॉरेस्ट में इतना सब कुछ हम लोग रिप्लेस करते हैं बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी। तो वहीं से एक रिवर से हम लोग एक डैम शो कराए ताकि इलेक्ट्रिसिटी को वहीं पर प्रोड्यूस किया जा सके और वहीं यूज़ किया जाए, जिससे जो है इस समय ज़्यादा खर्चा ना आ सके। थैंक यू सर। तो ये नीलोखेड़ी गवर्नमेंट स्कूल का प्रोजेक्ट है, तो फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें दिखाया गया है। और हाँ करिए, करो अपना परिचय देते हुए करो। सर मेरा नाम तुषार है, मेरे स्कूल का नाम BMC G++ नीलोखेड़ी है। मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। सर हमने फायर कंट्रोल सिस्टम बनाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जंगलों में और फैक्ट्री में काफ़ी आग लग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी जनहानि और पैसों का भी काफ़ी नुकसान होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि हमने सर बनाया है, जैसे भी कहीं भी हम जंगलों में जगह जगह सेंसर लगा देंगे, तो जब भी जहाँ पे भी आग लगेगी तो सर यहाँ से ये बजर बजेगा और जहाँ पे ये वाला बजर बजेगा सर वहीं पे पानी गिरेगा और आग को बुझा देगा, जिससे जनहानि से बचा जा सकता है। ये कौन सा स्कूल का प्रोजेक्ट है? घरोंडा खंड के बरसत गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये परियोजना है। क्या कुछ है इसमें, हम विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, अपना परिचय दीजिए पहले तो। Good afternoon, sir. My name is Ayush and he is my peer Mohit. Sir, it's earthquake detector and fire and smoke sensor. Sir, अगर आपके गोडाउन में या फिर घर में कहीं पर भी आग लगी हो तो ये सेंसर आपका फायर या जैसे फायर आग लग जाती है, LPG गैस लीक हो जाती है तो ये उस पर फ़ोन कर देगा आपके फ़ोन पे और मैसेज डाल देगा अभी आग लग चुकी है, ठीक है। और ये रेन अलार्म है कि अभी हमारे कपड़े बाहर रहते हैं, भाई सूखे रहते हैं, तो भाई बाहर सूखे रहते हैं तो हम अंदर घर के अंदर रहते हैं, पता नहीं चलता कई बार बारिश हो रही हो, तो ये रेन अलार्म है, ये बजर बजा देगा तो हमें पता लग जाएगा। और सर ये है अर्थक्वेक डिटेक्टर। अगर जैसे जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर हमने ये बनाया कि इंडिया में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी में काम आ सके और घर को हमारे कोई नुकसान ना हो। तो जैसे हम वो करेंगे तो ये बजर बजेगा और ये सेम सेंसर ऊपर लगा है तो ये ऊपर तक आने नहीं देगा अर्थक्वेक को, ये मैग्नेट रिपेल करेंगे। थैंक यू सर। पोस्टर का निर्माण कर रहे हैं
और दिखा रहे हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक नियम काम करते हैं। इन्हीं सब थीम्स को केंद्र में रख करके ये पोस्टर भी तैयार किए जा रहे हैं और पूरे जिला करनाल के अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थी इस काम में जुटे हुए हैं। और इस तरफ भी आप देखिए पूरा एरिया ये विज्ञान के नियमों, विज्ञान के ज्ञान से ओतप्रोत एरिया है और हमारे विद्यार्थी अध्यापकों के बीच इन मॉडलों और वैज्ञानिक नियमों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के गहरा विचार विमर्श जारी है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद समग्र शिक्षा के द्वारा करनाल में आयोजित की जा रही जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में ये एरिया है रिसोर्स मैनेजमेंट के विषयों का और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संगोहा का ये प्रोजेक्ट हम देख पा रहे हैं। और इसके बाद रेन सेंसिंग री यूज से संबंधित प्रोजेक्ट है ये संगोहा का। और ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोराखंड घरोंडा का बेसिन वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। जैसे हम अपने घर में लगा सकते हैं। एक बार अपना परिचय देकर के बात कीजिए, बताइए। गुड मॉर्निंग जजेस, मैं शाहिद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा से। मैंने ये बेसिन वाटर मैनेजमेंट प्लांट बनाया है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम वेस्ट जो पानी होता है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा, जिसमें हम क्लीन वाटर हो गया और सेमी डर्टी वाटर हो गया और डर्टी वाटर हो गया। इसमें क्लीन वाटर में तो हम पानी को जैसे हम ऐसे ही हाथ वगैरह धोएंगे वैसे तो वो क्लीन ही होगा, पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं जैसे घरों में पोछा मारने के लिए। और हम उस वाटर को इसमें 3 नोब्स लगाई हुई हैं और क्लीन वाटर टैंक के लिए हम अलग से नोब्स लगाई हुई हैं और 2 नोब्स को बंद करके ये क्लीन वाटर टैंक में उसको भेज देंगे। और उसका यूज़ जैसे कि पौधों वगैरह में देने के लिए, पोछा मारने के लिए कर सकते हैं। और जैसे साबुन का पानी हो, कपड़े वगैरह धोने के लिए जो पानी होगा हम उसको इसमें सेमी डर्टी वाटर में टैंक में भेज देंगे और बाकी 2 नोब्स को बंद करके। और ऐसे ही बिल्कुल ही गंदा पानी होगा ऑयली वगैरह का, इसका तो हम यूज़ भी कर भी नहीं सकते। वैसे हम इसको टॉयलेट में फ्लश करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेम नगर का प्रोजेक्ट है। ये स्कूल कौन सा है? चिड़ाव की परियोजना के बारे में बरसात का पानी यहाँ एकत्रित होगा, उसके बाद ये यहाँ जाएगा फिल्टर। जी बताइए। So this is a model of resource management for sustainable future. So my name is Jyoti. I study in 10th grade from Government Senior Secondary School, Chudao Block, Nisse. So this is a model of resource management for sustainable future. So जो बारिश का पानी होता है उनको जो है हम किस अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें ये बताया। सर जो बारिश का पानी होता है हम उसको एक टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद सर जो हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद वो प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और प्योर वाटर में से कन्वर्ट होने के बाद फिर हम जो है उसको किसी भी अकॉर्डिंग जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोने में या फिर कपड़े धोने में या फिर कहीं क्रॉप से भी काम में। ये पापा लेके आए थे, ये जो कार्डबोर्ड कह रहे हैं कटिंग करवा के। हाँ ये मैंने खुद अटैच करा। ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्याना के विद्यार्थी हैं और रिसोर्स मैनेजमेंट पे स्मोक एब्जॉर्बर ये है, कैसे धुएं को ये एब्जॉर्ब करता है। एक बार अपना परिचय दे करके आप जानकारी दें। सर जैसे आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और जैसे मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। यहाँ ये स्मोक एब्जॉर्बर है और जब इस यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह जाएगी तो यहाँ से मतलब धुआं ये अपने और एब्जॉर्ब करेगा इसको और यहाँ पे कार्बन यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ से सारी मतलब जितनी भी एयर होगी ना वो सारी अपनी ओर खींचेगा ये स्मोक एब्जॉर्बर और फिर यहाँ पे फिल्टर होके जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है वो तो मतलब ऐसे छोड़ देगा।
हमारी हेल्थ के लिए। और बाद में जो हमारी पोल्यूशन वो एयर होगी वो कार्बन में जाके इकट्ठी हो जाएगी और इसके अंदर जाके वो इकट्ठी हो जाएगी और इसको हम मतलब तोड़ वगैरह का उस पोल्यूशन निकाल के हम इसकी इंक बना सकते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। और लुधियाना स्कूल के ही ये भी परियोजना है तो जानते हैं। एक बार अपना नाम बता करके ना सिर्फ बताना कि क्या। मेरा नाम चेतन है और ये प्रोजेक्ट है, ये रिफ्लेक्टर कम रेन वाटर मैनेजमेंट है। जो ये प्रोजेक्ट है ये हाईवे के डिवाइडर पर लगकर ट्रैफिक को रिफ्लेक्ट करेगा। और जो बसों में येलो लाइटें होती है वो इसीलिए होती है कि हमारी आंखों में येलो लाइट ज़्यादा पड़ती है और ये रिफ्लेक्ट हमने चमकीली टेफी से वास्ते लगाई है कि रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे पौधे होएगा सर, यहाँ पे पौधे होएगा और इसमें से ड्रिप ड्रिप करके पानी गिरेगा पौधे में। जैसे ही इसमें से पानी गिरेगा वो पौधे को प्रोटेक्शन करेगा। पौधे का नाम। और ये जैसे सड़क पर हादसे होते हैं इसलिए हमने वहाँ पे हाईवे के डिवाइडर पर लगाने की कोशिश किया। और इससे बारिश का पानी इकट्ठा होगा और इसके ऊपर की जितनी मर्जी बोतल लगा सकते हैं हम। हाँ जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। कौन सा स्कूल है बेटा? राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरावड़ी की ये परियोजना है। आप देखते हैं कि इसमें क्या कुछ किया गया है। एक बार परिचय दे करके ना अपना नाम बता दीजिए। I am Mansha. I am from Government Model Senior Secondary School, Taravdi, Karnal. Today is my model is of nuclear power plant. मेरा मॉडल न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। इसमें हम एटम की पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है जिसने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए हैं। हमारी इंडिया के पास 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब इसको समझते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो एक कंटेनमेंट बिल्डिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें हीट्स होती है सर। तो इसमें जो एटम हमारे यूरेनियम होता है इसमें हम 3 यूज कर सकते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम हमारी इंडिया में ज्यादा मिलता है तो आजकल हम थोरियम भी यूज करते हैं। तो हम अभी जो हमारे जो बाहर के देशों में अगर इंडिया में भी देखा जाए तो ज्यादा से स्टार्टिंग यूरेनियम से ही हुई है। तो हम यूरेनियम अगर इसमें डालते हैं तो यूरेनियम में ज्यादा से ज्यादा हीट होती है। तो अगर इसमें हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हीट भी यूरेनियम में है तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें यूरेनियम की रोड्स डालते हैं तो उससे कंट्रोल होता है। तो इसकी जो हीट्स होती है वो कूलिंग डाउन होने के लिए कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर से कूलिंग डाउन होकर जो स्टीम होती है, स्टीम यहाँ पर टरबाइन को घुमाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे स्टीम आती है तो ये टरबाइन घूमते हैं और टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट से होके टावर्स तक आती है और हमें मिलती है। इसमें यूरेनियम इसमें एक न्यूक्लियर फिशन भी होता है। तो जैसे यूरेनियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 235 होता है तो वो अनस्टेबल होता है। उसको स्टेबल करने के लिए हमें एक एटम गेन करना पड़ता है तो वो 236 हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर, तो वो एनाइन बन जाता है। और जब वो 236 हो जाता है तो वो 2 एटम्स में डिवाइड हो जाता है। वो फिशन होता है, जब वो डिवीजन होता है तो उसमें एक बेरियम और कैटन से भी डिवाइड हो जाता है। और धीरे धीरे जब एटम लूज होता है और जो इसमें हीट में रहता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को फिशन में डिवाइड करता रहता है। अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे अगर इसमें, तो हमेशा यूरेनियम का जो एटम था वो डिवाइड होता रहेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। इससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्रिएट हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट भी होती है जहाँ से वो कंट्रोल भी होता है। और इसके एडवांटेज ये है कि ये चीप है और ये हमारी इंडिया में भी आसानी से मिल जाता है। ये कहीं कहीं जगह पर होता है, जैसे यूपी में मरोरा है और तमिलनाडु में भी है, कहीं जगह महाराष्ट्र में भी है। तो वहाँ पर क्या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत सारी सिटीज को, स्टेट्स को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एक यूरेनियम है उसके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 45,000 कोल उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे 1 किलो से यूरेनियम से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और 45,000 से इतनी 45,000 कोल से इतनी, तो हम यूरेनियम ही यूज करते हैं। और इसमें ये अच्छी बात है कि जैसे थर्मल पावर होता है उसमें हमें बर्न करना पड़ता है, इसमें हमें कोई बर्न नहीं करना पड़ता है। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार गलती से अनहोनी में अगर कंट्रोल यूनिट में प्रॉब्लम आ गई तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। और इस जगह पे ब्लास्ट हो गया उसके आसपास के घर, वो सारे सोइल की केमिस्ट्री बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। और इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जो यूज होते हैं, जो भी आप यूज कर सकते हैं, अगर वो
हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो कभी हमारे देश में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं से जहाँ से भी मिलते हैं, अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सर, होप यू लाइक। ये इंद्री खंड का गांव डबकोली कलां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं और इन्होंने नेचुरल फार्मिंग पे प्रोजेक्ट तैयार किया है। नेचुरल फार्मिंग में क्या कुछ है, हमारे साथी सतीश काम्बोज जी के नेतृत्व में ये विद्यार्थी आए हैं। और भी टीचर हैं, अंशुल मैडम और सतीश जी बच्चों को लेकर के आए हैं। इन बच्चों से इनका परिचय भी जानते हैं और ये क्या है नेचुरल फार्मिंग, कैसे ये समझते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में और ये क्या बनाया है इसके बारे में जानते हैं। अपना परिचय पहले देना है। पहले मेरा नाम जयदेव है, मैं डबकोली कला गांव से आया हूँ। मेरा मॉडल नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, इसमें न ही किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, न ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। यह जीवित जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच का दृष्टिकोण है। इसमें मिट्टी की जैविक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के पंचामिश ये हैं। सबसे पहले बीजामित। बीजामित से क्या होता है, जब हम बीजों को मिट्टी में डालते हैं तो उस मिट्टी में अनेक प्रकार की बीमारियां बीज को खराब कर देती है, जिससे फसल खराब हो सकती है। इसलिए हम जब नेचुरल फार्मिंग में बीज को बोते हैं तो उसमें सबसे पहले बीजों पर बीजामित लगाते हैं, जिससे बीज मिट्टी में जाने पर खराब नहीं होते। बीजामृत का निर्माण गाय के गोबर, गाय के मूत्र, भुजा हुआ चूना, ये सब पानी में मिला करके बीजों पर लगाया जाता है। अगला है आच्छादन। आच्छादन एक वनस्पति सामग्री है जो कि पौधों के आसपास लगाई जाती है, जिसके कारण पौधों के आसपास खरपतवार नहीं होती और पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। जब यह वनस्पति अपघटित होती है तो पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला है जीवामृत। जीवामृत का प्रयोग आमतौर पर केंचुओं की बढ़त के लिए किया जाता है। जीवामृत का निर्माण भी गाय के गोबर, गाय के मूत्र और गुड़, बेसन आदि का उपयोग कर बनाया जाता है। इसका जब खेत में छिड़काव करते हैं तो खेत में केंचुओं की बढ़त होती है। अगला है अग्नियास्त्र। जब नेचुरल फार्मिंग में आमतौर पर नेचुरल फार्मिंग में फसल में कीट नहीं लगते, लेकिन जब नेचुरल फार्मिंग में फसल पर कीट लगते हैं तो अग्नियास्त्र का उपयोग कर हम उन कीट की रोकथाम कर सकते हैं। अग्नियास्त्र का निर्माण तंबाकू के पाउडर, हरी मिर्च के पाउडर या नीम की पत्तियां पानी में मिला करके करते हैं। इसका छिड़काव करने से अनेक प्रकार की बीमारी को निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू। जीरो बजट फार्मिंग में किस तरह से जीव जंतुओं का, पशुओं का, मछली पालन का आदि होता है इस्तेमाल, ये एक पूरा का पूरा परिदृश्य निर्मित किया गया है, जिसमें खेती है, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, आवास है और ये हमारे डबकोली कला के विद्यार्थियों की प्रस्तुति है।